नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वच्छ भारत न्यूज़। इस समय मैं हूँ प्रतापगढ़ के सड़वा चंदिका ब्लॉक में। हमारे साथ चाचा जी जुड़े हुए हैं। अंकल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूजीसी लागू किए, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे कि सही है या गलत है ये? मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि छात्र जो आते हैं उन्हें कम से कम किसी जाति में, धर्म में ना बांटा जाए, क्योंकि जिस प्रकार से यूजीसी के द्वारा जो भी नियम बनाया गया है जी, मेरा अपना मानना यह है कि जब वहाँ पर सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर उनको लगता है कि वहाँ पर लोगों के साथ जो बाकी अदर क्लास के लोग हैं उनके साथ अगर कोई दुर्व्यवहार किया जाता है, तो मेरा अपना सरकार से केवल एक इतनी मांग है कि अगर कोई एलिगेशन किसी के ऊपर लगाया जाए, अगर प्रूफ हो जाए तो बिल्कुल उसको पनिश किया जाए। लेकिन अगर लगाने वाला किसी को बिना मतलब के एलिगेशन लगा रहा है तो इसके लिए यूजीसी में क्या कोई प्रावधान है? अगर नहीं है तो फिर हम समता की बात कहाँ कर रहे हैं? क्या हम केवल वोट बैंक के लिए एक समाज को, जिसे हम प्रतिशत में काउंट करें तो सामाजिक तौर पर मैं देखता हूँ काउंटी तौर पर कि जिसका 14 से 15% केवल वोट बैंक है सवर्ण समाज का, क्या केवल राजनीति इसलिए की जा रही है कि हम 16% काउंट कर रहे हैं, 8% काउंट कर रहे हैं, 54% काउंट कर रहे हैं? अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी सरकार बन जाएगी, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, सत्ता का खेल चलेगा। लेकिन कम से कम हमारे देश का समाज बना रहे। अगर सरकारों को चाहिए कि समाज को जोड़ें, ये नहीं कि छात्र राजनीति। हम आप देखें तो बीए करने वाला, बीएससी करने वाला छात्र एडोलेंस होता है, किशोरावस्था में होता है, शायद उसके अंदर समाज की उतनी समझ नहीं होती है। तो क्या हम जब उसे समाज की उतनी समझ नहीं है, एडोलेंस में ही हम उसको इस प्रकार से जाति में, धर्म में, क्षेत्र में बांट दें? क्या ये सही है? मेरा सरकार से केवल एक क्वेश्चन है कि अगर आप यूजीसी के थ्रू अगर आपको नियम बनाना है तो कम से कम आपको इसमें भी आरोप लगाना चाहिए, ये भी बनाना चाहिए कि अगर लगाने वाले का आरोप गलत साबित हुआ तो उसे क्या सज़ा दी जाएगी। अगर ऐसा आरोप लगाते हैं तो निश्चित तौर पर साथ हूँ, लेकिन अगर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है तो निश्चित तौर पर मानता हूँ कि ये गलत है। जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये यूजीसी नियम जो बनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, इसका असर 2027 विधानसभा चुनाव पर कितना पड़ेगा? देखिए, चुनाव के टाइम पर हम एक बात कहें कि आपको बता दूं कि मैंने कहीं पढ़ा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बार दिल्ली में गए थे, काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन चुनाव हार गए। चुनाव जीतना और चुनाव हारना ये उस समय की बात पर नहीं, क्योंकि जातिगत राजनीति है, क्षेत्रगत राजनीति है, धर्मगत राजनीति है। जाति, क्षेत्र और धर्म में जब हम बात करते हैं तो राजनीतिक जो निश्चित तौर पर राजनीतिक जो बातें होनी चाहिए समाज को बनाने के लिए वो साइड हो जाती हैं। लोग जातिगत देखते हैं, धर्मगत देखते हैं, तो उस समय की चीज़ों पर डिपेंड करता है कि चुनाव कहाँ जाएगा। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो गलती इस सरकार ने, अगर हम थोड़ा सा इतिहास को देखें तो 1990 में जब मंडल कमीशन लगाया गया था, जब 27% रिजर्वेशन बैकवर्ड को दिया जा रहा था, तो यही पार्टी ने कि 85 सांसदों ने उस समय मंडल कमीशन का समर्थन किया था, 27% रिजर्वेशन बैकवर्ड को दिया गया था। लेकिन उसको बचाने के लिए इन्होंने बाद में अयोध्या केस बहुत तेज़ी से हाईलाइट हुआ और बाद में वहाँ पर मंदिर बना दिया। तो चीज़ें बहुत तेज़ी से मैनिपुलेट करते हैं राजनेता। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 2027 में क्या होगा, लेकिन हाँ, मेरा अपना मानना है एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर कि सरकारों का खेल चलेगा, सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन समाज को बांटने का काम कोई भी सरकार ना करे। क्योंकि अगर हम यूपी में देखें तो कभी मायावती ने कुछ बहुत बेकार स्टेटमेंट दिया था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूतों चार, वो स्टेटमेंट था। लेकिन बाद में जो सरकार बनी फिर उन्होंने कहा हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ये तमाम चीज़ें स्टेटमेंट करते रहते हैं राजनीति में, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है, समाज को जोड़ने का भी काम करें। पार्टियाँ किसी की भी हों, सरकारें किसी की भी बने। जी सर। समाजवादी पार्टी का लोकसभा चुनाव में बोलबाला रहा इस बार। आपको क्या लगता है कि वो इस बार भी 2027 के चुनाव में बीजेपी के साथ फाइट में रहेगी या नहीं? देखो, जहाँ तक मेरी अपनी राजनीतिक समझ है, आपको यूजीसी बिल किसके लिए लग रहा है? मगर मैं आपसे पूछूं, यूजीसी बिल में अगर एक समाज को इतना राइट दे दिया जा रहा है तो क्या आपको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है जो बैकवर्ड क्लास से आता है? तो सीधी सी बात है, देखिए, चुनाव अपने स्थान पर है। हाँ, अखिलेश जी एक जो मैं मानता हूँ कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, उनके ऊपर अभी तक कोई भी क्राइम जैसा कोई भी उनके ऊपर एलिगेशन नहीं लगा है। हाँ, चुनावी मुद्दे हैं, उन्होंने लोकसभा में अच्छा भी किया, नो डाउट, लगभग काफ़ी सीट उन्होंने जीती, लेकिन फिर भी चुनाव और एक अच्छे विपक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं। और राजनीति में विपक्ष का होना, एक मजबूत विपक्ष का होना
ये राजनीति और लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, बाकी अब 2027 के लोकसभा चुनाव मेरा अपना मानना है कि एक कांटे की टक्कर होनी चाहिए, और जब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में नीरस की लड़ाई नहीं होती, डेमोक्रेसी निश्चित तौर पर किसी न किसी डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ जाती है, तो उस तरफ नहीं जानी चाहिए। मेरा अपना मानना ही है। कांग्रेस कितना फाइट में रहेगी बीजेपी के साथ में, क्योंकि उसका तो विधानसभा सीट उसके पास एक या दो ही है। देखिए, एक चीज मैं मानता हूँ, चेंज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। राजनीति में किसी को खारिज नहीं किया जा सकता। एक चुनाव हार जाने से इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी ख़त्म हो गई है। हम अगर इतिहास देखें तो 96 में भी उसके वोट कम आए थे, 98 में भी कम आए थे, 99 में भी कम आए थे, लेकिन 2004 से लेकर 2014 तक उनकी सत्ता रही। 2019 में उनकी सीटें 50 से कम थी, लेकिन 2024 में अगर देखें तो उनकी संख्या 99 है। तो देखो, राजनीति में उठापटक लगी रहती है, कोई भी पार्टी कभी भी आ सकती है। तो मैं नहीं कह सकता कांग्रेस कभी नहीं आएगी। देखो, अगर वो मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर, और लोगों से जुड़ रहे हैं, सर्व समाज की बात कर रहे हैं, तो सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं ये बात कहूँ कि हाँ, इसके लिए उन्हें ज़मीनी स्तर पर मेहनत करनी पड़ेगी। अपने राजनेता जो खासकर जो गांव समाज से जुड़े हुए नेता हैं, उनको भी अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। उनकी कमियों उनकी जो समस्याएं हैं उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तब जाकर के उम्मीद है, चूँकि बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, उसे हम खारिज नहीं कर सकते। हाँ, चुनाव ज़रूर हारी है। भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो? सर, भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों पर अगर हम कहें, हाँ, ये बात तो सही है कि उन्होंने रोड बढ़िया बनाया है, नो डाउट। हमारा खासकर पाकिस्तान के साथ जो संबंध है उसमें आज हम प्लस हैं, इसे भी हम मानते हैं। लेकिन अगर मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि फैक्ट डेटा क्यों नहीं आ रहा है? जब हमारा देश 2014 में इनके हाथ में गया था, तो लगभग जो डेटा मिलते हैं, लगभग 55 से 60 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा भारत दिखता है। आज वो लगभग 200 के ऊपर है। एक कर्जे कहाँ से आ रहे हैं, इसका भी जवाब देना चाहिए। दूसरा चीज़ मेरा अपना मानना ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हों, शिक्षा पर क्या बजट दे रहे हैं? एजुकेशन प्राइवेट की तरफ क्यों जा रहा है? सरकारी स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं? वो प्राइमरी टीचर पर आरोप लगाते हैं कि पढ़ते नहीं। मैं बोलता हूँ, प्राइमरी टीचर्स को आप पढ़वाओगे तब तो पढ़ेंगे। आप हर 1 किलोमीटर के बाद आप 4 प्राइवेट स्कूलों को मान्यता दे रहे हो, वहाँ पर कम पढ़े लिखे पढ़ा रहे हैं, तो आप प्राइवेट तो कह रहे हो सरकारी स्कूल में बच्चे कहाँ से जाएंगे? बच्चे बड़े बड़े स्कूल, मैं आपसे कहता हूँ, आप पत्रकार महोदय, हिंदुस्तान के बड़े स्कूल, प्रतापगढ़ के बड़े स्कूल, उत्तर प्रदेश के बड़े स्कूल, आप जहाँ भी देखिए, बड़े स्कूल किसके हैं? या तो अधिकारियों के, या मिनिस्टर के, या विधायक के। सरकारें कौन चलाता है? मिनिस्टर, विधायक, मंत्री, ये तो चलाते हैं। और जब इन्हीं के स्कूल खुले हुए हैं तो सरकारी स्कूल कौन चलाएगा? इसीलिए सरकारी स्कूल बंद है। पहली चीज़, जिस देश की शिक्षा बर्बाद है उसका भविष्य क्या होगा मैं नहीं बोल सकता हूँ, आप समझदार हैं। स्वास्थ्य, मेडिसिन के दाम कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हम आप सब उससे हैं। और ख़ासकर कोविड के बाद देखिए मेडिसिन के दाम कितने तेज़ी से क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि मेडिसिन के दामों को कम करे? तो अगर इन सब चीज़ों पे काम करेंगे निश्चित रूप से अच्छा। लेकिन हाँ, मेरा अपना मानना है कि कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, सब कुछ एक साथ में नहीं हो सकता, समय लगता है, परिवर्तन होता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना समय देने के लिए हमारे साथ बने के लिए।